चर्चा ऑन एजुकेशन के अगले भाग में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ एक ऐसे सर हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। चलिए आज करते हैं बातें और थोड़ा देखते हैं बच्चों के लिए क्या उनका सजेशन होगा। मिलते हैं संजय सर से। सर आपका शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अमित जी, और बहुत हम खुश हैं कि आप जो वॉइस ऑफ रोहतास से करके जो चैनल चला रहे हैं, और बहुत मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ। और खासकर एक छोटे से गांव में, और मेरे लिए गर्व की बात है, या पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और सर धन्यवाद। सर थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप थोड़े से अपने मने परिचय से अवगत कराइए, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, हमारे लिए तो कोई परिचय का मोहताज अब नहीं है, तो थोड़ा सा परिचय कराएं सर। सबसे पहले अमित जी ये बताना चाहेंगे कि मैं एक छोटे से गांव, आज गुड़ारी पंचायत बन चुका है, नगर पंचायत जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस गांव में एक मैंने एजुकेशन देने का स्टार्ट किया, और यहाँ पर मैंने जिस तरह से भूमिका निभाया साइंस टीचर के रूप में, एक सराहनीय रहा। और मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं आज बड़े बड़े स्थान में, गर्व की बात है, बहुत से मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इंजीनियर हैं, बहुत से पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे जस्ट अभी बच्ची दरोगा में सिलेक्शन हुई है, मेरे ही पढ़ाई हुई बच्ची थी, इंटर आईएससी जो बच्ची की थी। बहुत से ऐसे और बच्चियां हैं जो बिहार पुलिस में हैं, बहुत से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खासकर आपका प्रशासनिक विभाग में हैं, और आर्मी विभाग और अन्य क्षेत्रों में हैं। तो एक मेरे लिए बहुत दिल से आशीर्वाद निकलता है। हर बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूँ ताकि आगे इस तरह का हमारे गांव, अगल बगल के गांव, आस पड़ोस, मेरा खासकर रोहतास जिला और खासकर मेरे बिहार का नाम रोशन बढ़ रहा हूँ एक अगले क्वेश्चन की ओर। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो आज के परिवेश में बच्चों और अभिभावक का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक बार एजुकेशनल एनवायरनमेंट का कैसे संरचना किया जाए ताकि बच्चों का ग्रोथ लेवल, जो लिटरेसी रेट बढ़े हमारे जिले का। ऑलरेडी हम लोग तो पूरे बिहार में टॉप पे हैं लिटरेसी में, लेकिन और बढ़ने का क्या आप सुझाव देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस मुद्दे पर जरूर समीक्षा करूंगा। मेरी सबसे पहली सोच ये है कि अभिभावकगण इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभाएं। बच्चों के अगर स्वाभाविक विकास चाहते हैं कि बच्चे मेरे बहुत आगे बढ़ें, तो उसके लिए अभिभावकगण का एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। बच्चों में अनुशासन प्रदान करना चाहिए, बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देना है, आदर देना है, ये होना चाहिए। साथ ही बच्चों को टाइमिंग टेबल पर भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बच्चियाँ क्या कर रही है, किस तरह से पढ़ाई कर रही है, कितना टाइमिंग घर पर दे रही है। तो इसमें अभिभावकों को बहुत ज्यादा ही इस पर अपनी एक सोच मजबूत रखनी चाहिए। बच्चा के अगर इंटरेस्टेड है कि नहीं, हम पापा मेडिकल में हम जाना चाहते हैं, तो कोशिश करेगा नहीं। और बच्चा मेरा इंटरेस्टेड है मेडिकल में और मैं समर्थ हूँ, तो उसको मैं जरूर प्रयास करूँ। अब वो नहीं कि उसको प्रेस दें कि नहीं तुम बाबू इसी क्षेत्र में जाओ, उस क्षेत्र में जाओ, नहीं तुम MBA करो। तो अगर उसको इंटरेस्ट है मेडिकल में जाने के लिए, तो मैं नहीं कहूँगा, बच्चे का भी एक उसकी सोच को ध्यान दिया जाए ताकि उसमें सक्सेस करे। दूसरी बात है कि अभिभावक से मैं जरूर निवेदन करूँगा कि बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि आज का जो माहौल हो गया है, खासकर नेटवर्क क्षेत्र से जुड़ गया है, इंटरनेट के माध्यम से सारा वर्क हो रहा है, तो कम से कम मेरी सोच है 1 से 10 क्लास तक बच्चों को मोबाइल न दें। मैं अभिभावकों से खास हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा ताकि उन बच्चों का मोबाइल की तरफ ध्यान न होकर खासकर पुस्तक की तरफ ध्यान होनी चाहिए और विषय वस्तु की तरफ ध्यान होनी चाहिए, ताकि वो पढ़ सके। और आसपास गार्जियन से जरूर कहेंगे उस पर भी ध्यान रखें, क्योंकि पहला पाठशाला अभिभावक यानी माता पिता और घर है, उसके बाद ही हम लोग हैं। शिक्षक का काम है बच्चा को जिस क्षेत्र में उसको इंटरेस्ट, उसमें और आगे बढ़ाना। तो हम लोग इसमें उसको सही रास्ते दिखाएंगे, उस पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को हर विषय में मजबूती प्रदान हो।
तो मैं अभिभावकों से भी आग्रह करूँगा कि नहीं, उनके लिए वो भी तत्पर रहे और उन पर ध्यान दें कि मेरा बच्चा कितना घंटा पढ़ाई कर रहा है, ताकि उसका तभी ही बहुत बड़ा विकास हो सकता है। बिल्कुल। और सर अगली क्वेश्चन है मेरा बच्चों के तरफ से है मेरा जी कि माध्यम माध्यम बड़ा मैटर करता है सर। अगर हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो है बच्चे यहाँ तो मान लीजिए मिसलेनियस में चल जाते हैं, उसको बाइलैंग्वेज बोलते हैं जी, लेकिन शहरों में जाके वो उलझ जाते हैं इस दाव पेच में कि हिंदी मीडियम रखे या इंग्लिश मीडियम। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल अमित जी, बहुत अच्छा आपने इस बात को रखा। सही बात है, गांव कस्बे और छोटे जो जगह हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर लगभग पढ़ाई हिंदी मीडियम में होती है। और यहीं जाकर जब हम लोग कहीं बड़े स्तर पर जाते हैं और आगे की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम समस्या आ रही है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे जरूर कि बच्चे जो हैं शुरू से ही कुछ ना कुछ इंग्लिश से लैंग्वेज जो है या स्पोकन बेसिस है उस पर स्टडी करें। बहुत से बच्चा बच्ची मेरा पढ़ा हुआ है और मैट्रिक करके अभी बहुत एक बच्चा मेरा अभी जस्ट 92.6% निखिल प्रकाश नाम है बच्चा का, उसने मैट्रिक में लाया है इस बार। मतलब वो बच्चा एक बार मुझसे बात भी की तो बोला नहीं सर आपका पढ़ाई हुआ तो बहुत हमको संतुष्टि मिला और वहाँ पर जाकर मुझे बहुत हेल्प मिल रहा है। थोड़ा इंग्लिश मीडियम है लेकिन मेरा बेस मजबूत था, हम उसको टेकअप कर रहे हैं। ये तो सर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उस बच्चे की तरफ से वो एलएन में अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। सर एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि चूंकि आपके पास 20 वर्षों का अनुभव है साइंस और मैथ पढ़ाने में, तो साइंस और मैथ को किस तरह से बनाया जाए, नोट्स बनाया जाए, पढ़ा जाए और उसको आगे के लिए कैरियर में कैसे जोड़ा जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, आपने अमित जी बहुत अच्छा सवाल आप किए। पॉइंट यहाँ पर है कि साइंस और मैथ कॉम्बिनेशन जो है बहुत आज के परिवेश में मजबूत कंडीशन है। इसका कारण क्या है, मजबूत क्यों है? हम जितने भी अभी हम बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम हो, जो भी अन्य एग्जाम हो रही है, लगभग उसमें हम देख रहे हैं कि साइंस और मैथ को बहुत ज़्यादा मायने दिया जा रहा है। उसमें मैथ और साइंस के बहुत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा इसका प्रयोग कहा जाएगा आज के परिवेश में। सेकंड है कि हम बच्चों को प्रयास करते हैं या तैयारी कराते हैं तो उन लोगों को ऑब्जेक्टिव थीम पर बहुत ध्यान देते हैं। मेरा प्रोजेक्ट रहता है तो हर बच्चों को ऑब्जेक्टिव प्लानिंग जो है मजबूत रखें ताकि वो आगे जाकर मेरे पास फ्यूचर में क्लास करके जब निकले या कहीं और जगह जाकर पढ़े तो उसका साइंस और मैथ का जो ऑब्जेक्टिव बेस है वो मजबूत रहे, ताकि जाकर तुरंत वहाँ पे जो इन्वायरमेंट में ढल जाए और लगे कि नहीं संजय बिल्कुल संजय सर कुछ पढ़ाए बच्चों को नोट्स बनाने की जरूर सलाह दूंगा कि साइंस मैथ का नोट्स जरूर तैयार करें। सबसे पहले जो भी चैप्टर है उसके हर पेज से जितने भी मुख्य बिंदुएं हैं उसको नोटेट करते रहें, उससे उनका ऑब्जेक्टिव बेस का मतलब प्रयास करें और बच्चों को सही गाइडलाइन करें तो लोग चाहेंगे तो बहुत सारे हाईलाइटेड मार्कर आते हैं जिससे वो चाहेंगे तो उसको हर पॉइंट को नोटेट करके या अंडरलाइन करके उसको एक नोट्स तैयार कर सकते हैं जो आगे चलकर बहुत सारे जितने भी बिगेस्ट कंपटीशन आजकल हो रहे हैं उसमें उन लोगों के लिए एक संजीवनी को लिया काम करेगा। बिल्कुल सर इसको थोड़ा सा कनेक्ट किया जैसी हो गया जी यूपीएससी के रिलेटेड आप थोड़ा सा क्या कहना चाहिए? बिल्कुल यूपीएससी से रिलेटेड हम जरूर कहेंगे अमित जी। अभी बहुत से समथिंग एग्जाम्पल्स आए जिसमें एक एग्जाम्पल अभी आया कनिष्क कटारिया का जो राजस्थान के हैं और उन्होंने यूपीएससी में फर्स्ट रैंक वो भी मैथ्स और जी बिल्कुल ऑप्शनल सब्जेक्ट में और मैथ्स से यूपीएससी कंप्लीट करके निकाल देना और भी बहुत अच्छा रैंक ला देना, वो भी 1 रैंक ला देना और 500 में करीब 361 नंबर जी बिल्कुल नंबर ला देना। ये कोई साधारण कार्य है, असाधारण कार्य है। असाधारण कि बहुत से बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं
जिसका बहुत सारे साइंस आर्ट्स विभाग से होते हैं, लेकिन साइंस विभाग में कोई मैथ एक मायने रखता है, मैथ्स हम निकालते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, तो हम बच्चों को जरूर मोटिवेट करें कि सिर्फ मैथ और साइंस को नॉर्मल ना लें, इसको एकदम ब्रांड बनाएं आगे चलकर। मैथ साइंस हर जगह काम कर सकता है जी, छोटे जॉब के लिए नहीं, बड़े बड़े जॉब में तो एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इंजीनियरिंग के लिए तो सिंपली बनता है, वो तो अति आवश्यक है। यूपीएससी एनीबॉडी और भी एग्जाम्स हैं, इस सब एग्जाम्स में भी अगर मैथ से तैयारी करना, साइंस से तैयारी करना एक मायने रखता है। सर हम चलते हैं अगली कड़ी की ओर। इसमें आप अपना माने इतने 20 वर्षों का अनुभव है आपके पास, तो इस अनुभव से आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम 20 वर्षों से करीब पढ़ा रहे हैं, 20 से 21 वर्ष हो गया पढ़ाते हुए मुझे। स्टार्टिंग मैंने क्लास 10 से ही शुरू किया था पढ़ाना, और 11-12 भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, बच्चियाँ लोग ज़्यादा आती हैं, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और खास करके गुड फेथ भी है बच्चों लोग को। तो हम सबसे पहले बच्चों लोग को ये जरूर कहेंगे कि पढ़ाई आपके भविष्य के लिए अति आवश्यक है। अगर हम सिर्फ एक कलम ही एक ऐसा हथियार है जिससे बड़ी से बड़ी मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक साधारण, हम गरीब और अमीर की तुलना नहीं कर रहे हैं, जैसे आने वाले सभी लोगों के लिए खासकर मध्यम वर्ग जो हैं या गरीब तबके के वर्ग भी हैं या अमीर लोग हैं, तो जिनके पास सुविधा है तो सुविधा है, लेकिन मध्यम वर्ग और गरीब लोग हैं उनके लिए एक कलम ही एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर अपना ही भविष्य नहीं, अपने पूरे परिवार का भविष्य और साथ ही अपने गांव का भी भविष्य बदल सकते हैं, और वो मात्र एक कलम है। तो मैं बच्चों लोग को जरूर कहूँगा कि गार्जियन जब भी आपको भेज रहे हैं पढ़ने के लिए तो उसका आप सदुपयोग कीजिए, न कि दुरुपयोग, क्योंकि पैसे की अहमियत है और पैसा गार्जियन इस तरह से अपना कमा कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज के इस परिवेश में जो कि शिक्षा आप खुद देख रहे हैं अमित जी, इतना महंगा हो चुका है, शिक्षा बहुत कॉस्टली हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चूंकि सर आप एजुकेशन बड़ी महंगा हो गया है और स्कॉलरशिप से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमें देखने को भी मिल रहा है कि स्कॉलरशिप का जो चलन चलते आ रहा है, शायद कहाँ तक जाए पता नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे सर आपके कोचिंग संस्थान में इस तरह का कोई स्कॉलरशिप हो जो बच्चे कैपेबल नहीं है फाइनेंशियल। बिल्कुल बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत काफ़ी वीक फैमिली से हैं, जो एजुकेशन ग्रहण करने में असमर्थ हैं, खास करके फी देने में भी असमर्थ हैं। तो उन बच्चों का मैं कोशिश करता हूँ कि कोशिश क्या 100% फी नहीं देता हूँ। ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, वैसे बच्ची भी कुछ आ जाती हैं जिसको मतलब पता चलता है कि नहीं, हम बोले कि बाबू कोई बात नहीं है, आप पढ़िए, पैसे का दिक्कत है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो मत सोचिए कि नहीं पढ़ेंगे, ऐसा माइंड नहीं रखना है। लेकिन यदि आपके पास अवेलेबल है पैसा, और खास करके लेकिन बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास आ गया, तो उसमें थोड़ा सा टीचर को भी दुख होता है, सच्चाई बताना है। टीचर, हम कभी भी टीचर चाहते हैं कि एक बैच में 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं और 5 फ्री पढ़ें, तो शान की बात है हमारे लिए, क्योंकि 20 तो दे ही रहे हैं, वो 5 बाहर जाए तो नाम लेके नहीं संजय सब पढ़ा रहे थे, पैसा हमसे नहीं लिए, ये मेरे लिए शान की बात है। और ऐसा हर बैच में मेरा 2-4 बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये तो काफी सराहनीय है सर कि ये आप एक पैरामीटर रखे हुए हैं, और मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि इस पैरामीटर का और इस स्कॉलरशिप का दुरुपयोग न करें, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है जो टूटने के बाद फिर दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है। सर चूंकि अभी चुनाव का माहौल है, ग्रामीण इलाके में हम लोग हैं, अभी नए नगर पंचायत हुए हैं जी, तो इस पे सर क्या कहना है कि नगर पंचायत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और चुनाव के लिए क्या कहना चाहिए? हम चुनाव से काफी दूर रहते हैं, लेकिन आपने जब अमित जी सवाल की तो जरूर इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत।
सबसे पहले जो हमारा गोड़ाई गांव है और अगल बगल भी उस एक गांव है जो जुड़ा हुआ है, नागे बाजे चिल्हा और कुछ तेनुआ तेनुआ भी है, ऐसे समथिंग और जमुना भी है। तो सच अमित जी, ये अभी इस परिवेश में देखा जाए, यहाँ की कंडीशन देखा जा रहा तो खासकर नगर पंचायत लाइफ में सर सच्चाई लग रहा है। लेकिन अब यदि अब सरकार का आदेश है कि नहीं इसको नगर पंचायत बनाया जाए, तो चलिए ठीक है, स्वागत है, उसको भी किया जाए। तो मैं जरूर हम लोगों के बीच, जनता के बीच एक बात रखूंगा कि कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी क्षेत्र से हो खड़ा या किसी भी पद का हो, सबका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, आपका जहाँ मत है वहाँ दीजिए, एक दूसरे से बैर न रखें बस। और खासकर जो भी प्रत्याशी जीते तो हमारे नगर पंचायत का विकास ऐसा करें कि आने वाली, हम तो कहेंगे कई सदियों तक याद रखें, हमको बिहार का नंबर 1 नगर पंचायत लगे। चूंकि सर हम बिहार से हैं और बिहार में एक महापर्व आ रहा है, उस महापर्व को लेकर इतना इमोशन होता है कि ये हम बिहारी ही बता सकते हैं कि उस इमोशन का क्या अर्थ है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, बच्चों को क्या बधाइयाँ देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी दीपावली और छठ, दो प्रमुख, इसके बीच में गोवर्धन पूजा और भैया तीज, मतलब ये भी साथ में दो प्रमुख, यानी 4 पर्व अभी हम लोग समक्ष है। तो सबसे पहले मैं आपको तो दीपावली के हार्दिक शुभकामना देता हूँ अमित जी, और सभी अभिभावकगण, मित्रगण, छात्र छात्राओं, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए और माँ का कृपा आप लोग को सदैव बना रहे, और आप लोग जिस तरह से दीप प्रज्वलित होता है उस तरह से हमारे छात्र छात्राएं दीप की तरफ प्रज्वलित हों और आगे दिखाएं, नहीं दीप जैसे रोशन करता है हम भी रोशन करेंगे। और महापर्व की बात आती है तो हमारा सबसे छठ पर्व एक महापर्व है अमित जी। तो छठ पर्व तो अब कहने के नहीं है, हम लोग हर्ष से जुड़ा हुआ पर्व है। लगता है कि जब छठ पर्व आता है और जब उसके गाने हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि एकदम हृदय हम लोग का लगता है कि नहीं क्या मतलब है उसकी, और विवेचना का शब्द ही नहीं, शब्द आनंद हम लोग फील करते हैं। और जरूर है छठी माई बिल्कुल, और कल आज माँ लक्ष्मी जो पूजा है, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और गाँवगण को सादर नमन करता हूँ, मित्रगण को मैं नमन करता हूँ, और छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देता हूँ कि आगे तरक्की करें। और अमित जी आपको दिल से आशीर्वाद देता हूँ, और मैं माँ गायत्री का भक्त हूँ। आपका जो चैनल है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें और आप नंबर 1 पर बने, ये मेरे तरफ से आशीर्वाद। सर ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप अपने आशीर्वाद से हमें परिपूर्ण कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।